आइए, आज आपको मैं एक राजकुमारी की कहानी सुनाती हूँ। राजकुमारी खुशी की जिंदगी में जैसे खुशी ही नहीं थी। उसे याद नहीं था कि उसकी माँ महारानी की मृत्यु कैसे हुई, पर यह जरूर याद था कि महारानी माँ के मरने के बाद नई महारानी बनी थी छोटी माँ। महाराजा ने 2 शादियां की थी। बड़ी रानी की बेटी थी खुशी और छोटी रानी की बेटी थी सुरीली। छोटी माँ जैसे ही महारानी बनी, पूरे राजमहल की काया पलट हो गई थी। खुशी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। छोटी माँ उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करती थी। उसे हमेशा नीचा दिखाती, जानबूझकर अपने काम करवाती। महाराज को ये सब बातें पता थी, पर वो कभी कुछ नहीं कहते थे। ऐसा लगता था कि शायद कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से वो चुप है। अरे ओ मनहूस, कहाँ मर गई? जाकर सुरीली के कपड़े इस्त्री कर। छोटी माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कब बंद होंगे तेरे ये नाटक? चल उठ जा। उस दिन खुशी की तबीयत ठीक नहीं थी। बड़ी मुश्किल से वह उठी और कपड़े लेकर चल पड़ी। इस्त्री करते करते वो रोने लगी। तबीयत खराब होने की वजह से वो बैठ गई और फिर उसे नींद आ गई। जब खुशी की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक बड़ी अलग सी जगह पर पाया। वो उठकर देखती है कि ये कौन सी जगह है। वो देखती है कि सारी चीजें छोटी छोटी हैं यहाँ पे। लोग भी छोटे, जानवर, पेड़ पौधे, सब कुछ छोटा छोटा। खुशी याद करने की कोशिश करती है कि वो यहाँ कैसे पहुंची, पर उसे कुछ याद नहीं आता। छोटी सी बड़ी प्यारी सी जगह थी। तभी एक लड़का आता है। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई? मैं राजकुमारी खुशी हूँ। मुझे याद नहीं मैं यहाँ कैसे आई। आप कौन है और मैं कहाँ हूँ? यह पृथ्वीलोक से अलग एक दुनिया है। मैं अनाथ था, बेसहारा छोटा बच्चा था जब मैं यहाँ आया था। मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, लेकिन मुझे कुछ शक्तियाँ मिली हैं यहाँ आने पर। मैं पृथ्वीलोक आ जा सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ यहाँ रह सकती हो। ये कहकर वो लड़का उसे अपने घर ले जाता है। उसका नाम सौम्य होता है। उसके घर में उसके माता पिता होते हैं जो जिन्हें वो बचपन में मिला था। वो लोग बहुत अच्छे हैं। वो खुशी को देखकर थोड़े चौंक जाते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ये जादुई दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। वो खुशी को अपनी बेटी जैसा प्यार करते हैं। सौम्य और खुशी में गहरी दोस्ती हो जाती है। सौम्य अब पृथ्वीलोक पर नहीं जाता। उसका पूरा समय खुशी के साथ बीतता। दोनों साथ में काम करते, समय व्यतीत करते। एक दिन सौम्य के माता पिता खुशी से कहते हैं कि अब यहाँ तुमको काफी समय हो गया है। तुम अगर ठीक समझो तो सौम्य के साथ शादी कर लो। खुशी को अपनी माँ की याद आ जाती है और फिर पिता की, साथ ही साथ अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की। मेरी माँ नहीं है, लेकिन पिता महाराज हैं। मैं उनसे मिलकर आना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, सौम्य तुमको लेकर जाएगा। सौम्य और खुशी पृथ्वीलोक आते हैं। यहाँ खुशी को कुछ अलग महसूस होता है। जब वो पृथ्वीलोक पर आती है तो उससे कुछ बदला हुआ सा लगता है। वो सौम्य से कहती है, 6 महीने में इतना सब कैसे बदल गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महल में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी पहले जैसा ना हो। सौम्य उसे बताता है, हमारे लोक का समय पृथ्वीलोक से अलग है राजकुमारी। खुशी भागती हुई जाती है अपने पिता से मिलने, लेकिन उनके कमरे में कोई नहीं है। तभी बगीचे में बैठे उसे अपने पिता दिखते हैं, लेकिन वो काफी बूढ़े हो गए हैं और बीमार दिख रहे हैं। खुशी उनके पास जाती है। पिताजी, ये क्या हो गया? खुशी मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? 10 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। 10 साल? खुशी को सौम्य की बात याद आती है। पिताजी, आपकी तो तबीयत बहुत खराब है, वैद्य जी को बुलाइए। बेटी, अब मैं यहाँ का महाराज नहीं हूँ। मुझे धोखा दिया गया। तुम्हारी छोटी माँ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। खुशी को बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि छोटी माँ कितनी खराब थी स्वभाव से। पिताजी, आपने मेरे साथ हो रहे दुर्व्यवहार को कभी क्यों नहीं रोका? बेटी, मैं सोचता था कि वो तुम्हारे भले के लिए ही डांट रही होगी, पर मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा बुरा बर्ताव करती है। उसने अपनी बेटी की शादी अपने वफादार से कराकर मुझसे गद्दी छीन ली और मुझे जनता के सामने पागल साबित कर दिया, बेटी के साथ मिलकर। इतने में छोटी रानी आ जाती है
और खुशी को देखकर हैरान रह जाती है। सैनिकों, बंदी बना लो इस लड़की को, दुश्मन है ये हमारी। इतने में सौम्य आगे आकर अपनी शक्ति से सैनिकों को रोक देता है और रानी को बंदी बना देता है, और फिर रानी की बेटी और उसके पति को भी कैद कर लिया जाता है। महाराज को कुछ विशेष जड़ी बूटियों से खुशी ठीक करती है और फिर अपनी जनता को महाराज की पूरी बात बताती है, और फिर छोटी रानी, उसकी बेटी और दामाद को सख्त सजा मिलती है। खुशी अपने पृथ्वी पर आने का कारण जब महाराज को बताती है तो वो बहुत खुश होते हैं और सौम्य को नया महाराज घोषित करके उसको वहीं रहने का सुझाव देते हैं, जिसे वो खुशी खुशी मान लेते हैं। परीलोक में बैठक चल रही है। मंत्री परी रानी परी को पृथ्वीलोक की जानकारी दे रही हैं। महारानी साहिबा, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ न कुछ कारण से दुखी हैं। महामंत्री, हम दुख खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम अवश्य कर सकते हैं। महारानी साहिबा, क्यों ना हम कुछ परियों को पृथ्वी पर भेज दें, ताकि वो इन लोगों के बीच रहें और जब भी हो सके इनकी मदद कर सके। विचार तो काफी अच्छा है। और इस तरह कुछ परियां पृथ्वी पर आकर लोगों के बीच भेष बदलकर रहने लगती हैं। सूरजपुर नाम की एक जगह है, बड़ी ही प्यारी शांत सी जगह। लोग भी सीधे साधे। वहीं रहते थे नीरज और उसकी पत्नी रानी। दोनों स्वभाव से बड़े अच्छे थे। नीरज पास की एक फैक्ट्री में काम करता था। आस पड़ोस किसी को भी कभी जरूरत होती वह हमेशा खड़ा रहता था। नीरज भाई, कुछ पैसों की जरूरत थी। नीरज चाचा, थोड़ा अंग्रेजी में मदद कर दो ना। नीरज बेटा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, अकेला जा नहीं पाऊंगा। नीरज और रानी आपस में बहुत प्यार से रहते थे। आसपास भी सब उनको पसंद करते, लेकिन मन ही मन नीरज और रानी थोड़े दुखी रहते। उसका कारण था एक संतान की कमी। रानी आसपास के बच्चों को खेलते देख दुखी हो जाया करती। दुखी मत हो रानी। नीरज और रानी कभी कभी अनाथ आश्रम भी जाया करते थे। मैडम, हमें एक बच्चा गोद लेना है। एप्लीकेशन तो डाला हुआ है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आपकी एप्लीकेशन हमने फॉरवर्ड की है। जैसे ही क्लियरेंस मिलेगा हम आपको बता देंगे। उनको बार बार यही सुनने को मिलता कि काफ़ी वेटिंग है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। वो बच्चों से मिलकर काफ़ी खुश हो जाते। काश कोई जादू हो जाता। हाँ, कोई जादुई शक्ति ही यह करा सकती है, ऐसा लगता है। एक बार वो ऐसे ही वापस घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उनको एक बूढ़ी अम्मा दिखती है जो रास्ते में बैठकर पैसे मांग रही होती है। वो चल नहीं पाती और उनके शरीर पर बड़े बड़े घाव हैं। लोग उनको देखकर दूर दूर से निकल जा रहे हैं। नीरज और रानी की नज़र उन पर पड़ती है। वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। रानी भागकर घर से कुछ खाने की चीज़ें लेकर आती है। अम्मा, ये खा लीजिए। बहुत खुश रहो तुम दोनों, तुम्हारी इच्छा भगवान पूरी करे। अगले दिन नीरज और रानी फिर से आते हैं अम्मा के पास, और आज वो उनके लिए दवाइयाँ, खाना, पानी सब लेकर आए हैं। रास्ते पर लोग उस अम्मा से बचकर निकल जाते, वहीं नीरज और रानी उनकी सेवा करते। एक दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। वो दोनों भागकर अम्मा के पास पहुंचे और कहने लगे, अम्मा, आप हमारे साथ घर चलिए। हाँ अम्मा, हमारे घर चलिए, हम दोनों पास में ही रहते हैं। नहीं बेटा, मेरे घर वालों ने मुझे इस घाव की वजह से घर से निकाल दिया। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं तुमको देने के लिए। कोई बात नहीं अम्मा, आप ठीक हो जाएंगी, वही हमारे लिए बड़ी बात है। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी बारिश में, चलिए हमारे साथ। उनके ऐसा कहते ही वो बूढ़ी अम्मा एक सुंदर परी में बदल जाती है। नीरज और रानी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दोनों आंखें मलने लगते हैं। मैं परी देश से आई हूँ। पृथ्वी पर अच्छे लोगों को हम मदद करते हैं। मैं यहाँ से काफ़ी सारे लोगों को परख रही थी। तुम दोनों निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते हो। अपनी इच्छा बताओ, मैं तुम्हारा दुख कम करने की कोशिश करूँगी।
नीरज और रानी परी को अनाथाश्रम वाले बच्चे की बात बताते हैं। कल जाकर मिलाओ, ये कहकर परी गायब हो जाती है। नीरज और रानी जैसे ही घर वापस आते हैं उनको किसी का फोन आता है। मैं जीवन आश्रम से बात कर रही हूँ, आप कल अनाथाश्रम आकर मिलिए, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। अगले दिन नीरज और रानी सारी कार्यवाही करके अपनी छोटी सी बच्ची को घर लेकर आते हैं। आज भी वो परी को धन्यवाद करना नहीं भूलते और उनके स्वभाव में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके भी हमें बताएं। थैंक यू।